नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक का नाम है भारतीय समाज और ये चैप्टर 3 होने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये इस चैप्टर के नोट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर रखा है। यदि आपने उन चैप्टर्स के वीडियोस के नोट्स नहीं देखे तो आप जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 सोशियोलॉजी भारतीय समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जाम के मत से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है इस चैप्टर के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या सिर्फ अलग अलग और संबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार के तथा आपस में संबंधित वर्गों और समुदायों से बना समाज होता है। जनसंख्या जो होता है, हम कहीं के जनसंख्या की जो बात करते हैं वो सिर्फ एक जमघट नहीं है, मतलब ऐसे ही कोई लोग आके जमा नहीं हो जाते। उनमें क्या होता है कि कई बार संबंध भी होते हैं, कई बार समुदाय भी होता है, कई बार वर्ग भी होता है। और इन सभी चीजों से मिलके आपको पता है कि एक समाज का निर्माण कैसे होता है। एक समाज में अलग अलग जाति, धर्म, वर्ण के लोग रहते हैं और इन सभी के मिलने से ही एक समाज का निर्माण होता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो जमघट तो नहीं है, वो क्या है, वो अलग अलग वर्गों का ग्रुप है, अलग अलग समुदायों का ग्रुप है, जो आपस में इकट्ठा होकर एक समाज का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसी में कहता है भारतीय समाज जो है, जो हमारे भारत की सामाजिक व्यवस्था है, इसमें तीन प्रमुख संस्थाएं हैं, तीन अलग अलग प्रमुख हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला तो है जाति, दूसरा है जनजाति और तीसरा है परिवार। ये बात आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आपको रखना है यार जाति को। जाति भी एक प्रमुख संस्था के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर की अगर बात हो जाए तो वो जनजाति आएगा। जनजाति भी एक प्रमुख संस्था है। और तीसरा है परिवार। ये हमारे भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है। जाति की अगर हम बात कर ले, खासकर जो हमने अभी आपको बताया ना कि प्रमुख संस्थाओं में जाति आता है, जनजाति आता है और परिवार आता है। तो इसमें अगर हम जाति की बात कर ले तो हमारी जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों साल से प्रचलित है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये जाति जो है वो अभी आया है, अभी से प्रचलित हो रहा है या अभी अभी नया बनाया है। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी सरकार ने अभी अभी इसका निर्माण किया। ये अभी की चीजें नहीं है, ये हजारों साल पहले से हमारे भारत के समाज में चलती हुई आई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जाति जो है, बार बार जो हम जाति की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने भारत समाज के तीन प्रमुख संस्थाओं में जाति, जनजाति और परिवार का नाम लिया था। तो जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द किससे बना है? कास्ट से बना है। याद रखिएगा, जाति शब्द अंग्रेजी शब्द के कास्ट से बना है। और कास्ट कहाँ से आया? तो ये पुर्तगाली शब्द है, ये भारतीय शब्द नहीं है। पुर्तगाल के शब्द कास्ट से इसका निर्माण हुआ है और इसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये विशुद्ध नस्ल क्या होता है? तो विशुद्ध नस्ल ऐसे नस्ल को कहते हैं जो अपनी ही तरह संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को रखता है। जैसे एक इंसान है, अब इंसान अपने आगे की तरफ में वो फिर से दूसरे इंसान को ही जन्म दे सकता है। कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, हाथी हाथी को जन्म देगा, घोड़ा घोड़े को जन्म देगा। तो ऐसे नस्ल के लोगों को हम विशुद्ध नस्ल कहते हैं। भारत में दो अलग अलग शब्द वर्ण और जाति के अर्थ में इसका उपयोग होता है। वर्ण और जाति के बारे में भी जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। जाति के बारे में तो मैंने आपको भी बहुत सारी बातें बता दी है कि ये हजारों साल से प्रचलित है और ये भारतीय समाज में कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से चलती आई है। और जो जाति है ये कास्ट शब्द से बना है और ये कास्ट जो ओरिजिनल है वो पुर्तगाल से आया था, जिसका मतलब ही होता है विशुद्ध नस्ल। और भारत में अलग अलग शब्द में वर्ण और जाति का उपयोग होता है। तो आइए हम वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्ण का अर्थ रंग होता है, कलर होता है, रंग रूप से ये नाता रखता है। भारतीय समाज में चार वर्ण मुख्य रूप से माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के समाज में चार वर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और फिर है शूद्र। ये चार वर्ण जो है वो हमारे भारत के समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ण के अर्थ के रूप में इसे देखा जाता है। देखिए,
क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे लोकल या फिर आप कह सकते हो जो हमारा क्षेत्र है वहां पे इसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जाति जो है एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किसी को संबंधित करने के लिए किया जाता है। जाति जो है कहते हैं ना कि वो फलाने जाति से है, वो फलाने जाति से है, वो ब्राह्मण जाति से है, तो ऐसे करके हम एक पूरे समुदाय को जाति के नाम से समझ सकते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पशु पक्षी ही नहीं आते, इसमें हम पेड़ पौधे जीव जंतु तथा मनुष्य को भी शामिल करते हैं, क्योंकि इन सभी की जाति होती है। ये सभी जाति के अनुसार संबोधित किए जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये गुलाब की जाति है, ये कुत्तों की जाति है, ये घोड़ों की जाति है, ये ब्राह्मणों की जाति है। तो ये क्या अर्थ क्या निकलता है? अर्थ ये निकलता है कि हम एक शब्द से पूरे जाति को डिनोट करते हैं, पूरे समुदाय को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस चैप्टर के अंदर की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कहता है इस चैप्टर में, वो कहता है वर्ण और जाति में क्या अंतर है। हमने आपको ऊपर वर्ण के बारे में भी बताया है, जाति के बारे में बताया है। अब हम इसके बीच के डिफरेंस को जानेंगे कि अंतर क्या है कि वर्ण और जाति में। तो देखिए, शाब्दिक अर्थों का अंतर है, मतलब वर्ण का भी अर्थ जो है वो शाब्दिक अलग निकलता है और जाति का भी अलग निकलता है। तो पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं कि शाब्दिक अर्थों का अंतर है। पहला है इसमें वर्ण जो है, जो वर्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कर्म प्रधान है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, और जाति जो है वो जन्म प्रधान है। मतलब आप समझिए, वर्ण जो होता है वो आपके कर्म के ऊपर है, आपके कार्य के ऊपर है, लेकिन जाति जो है वो आप जिस घर में जन्म लिए हैं उस घर में आपको, उस घर के हिसाब से आपको जाति डिनोट किया जाता है, मतलब जन्म के हिसाब से आपको ये प्रधानता प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट इसी में कहता है वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है और जाति व्यवस्था कठोर होती है। जाति की जो व्यवस्था है, जाति की जो सामाजिक तौर तरीके हैं वो हार्ड होता है, कठोर होता है। वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है, आप किसी भी कार्य को अपना सकते हैं और किसी भी कार्य को कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक शूद्र जाति में जन्मा हुआ बच्चा भी पूजा पाठ तो कर सकता है ना, संस्कृति को मान्यता रख सकता है ना, तो ये कर्म होता है। अगला पॉइंट हमारा इसमें कहता है वर्णों और जातियों की संख्या में भेद होता है। वर्ण जो होते हैं और जो जाति होते हैं इनके नंबर ऑफ काउंटिंग में अर्थात संख्या में काफी सारे अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो वर्ण और जाति के अंतरों में आपको यही सारी चीजें लिखनी है। कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। वैदिक काल की बात अगर हम कर ले, वैदिक समय की बात कर ले, तो जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत तथा कठोर नहीं थी। अगर हम जाति की बात कर ले और खासकर वैदिक के समय में बात कर ले, वैदिक काल की बात कर ले, तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ भी नहीं था, बहुत ज्यादा विस्तारित भी नहीं था और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था। इसके नियम कानून इतने कठोर नहीं थे। लेकिन वैदिक काल के बाद यह व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। खासकर हम जब वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो हम तो बता ही रहे हैं ना कि वैदिक काल में ये इतनी कठोर नहीं था, इतना फैला हुआ नहीं था, इतना विस्तृत नहीं था। लेकिन वैदिक काल की बाद क्या हुआ, जो ये जाति व्यवस्था थी ना, ये बहुत हार्ड हो गई, बहुत कठोर हो गया। जाति जन्म से निर्धारित होने लगे। जहां पे लोग जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस खानदान में वो जन्म लेते थे, इससे जातियां डिसाइड होने लगी। इसके साथ साथ जाति के अंदर जो नियम थे वो था विवाह को लेके, खान पान को लेके, ये सारे नियम बहुत कठोर हो गए। आप वैदिक काल के बाद के समय को अगर आप सही से पढ़ोगे तो देखोगे, अगर कोई लड़की या लड़का अपने जाति से अलग होकर किसी अन्य जाति के लड़के या लड़की से शादी कर लेता था, उसके लिए बड़े खराब कानून होते थे। उनको बहुत प्रताड़ना दिया जाता था, कई बार तो उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, उनका खाना पीना खत्म कर दिया जाता था। व्यवसाय की जाति से जोड़ दिया गया जो वंशानुगत थे और एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था बन गया जो ऊपर से नीचे जाती है। अब देखिए, जाति में व्यवसाय की जाति से जोड़ दिया, मतलब जो व्यक्ति जिस तरह के काम को करते थे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ आपको जातियों के नाम बता दूं। जो पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया। जो जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते थे, जो जमींदार थे, उन्हें पुनिहार बना दिया। जो लड़ाइयां करते थे उन्हें क्षत्रिय बना दिया गया। जो
नीच काम करते थे, मतलब छोटे तबके के काम करते थे, सफाई करना, कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, मृत पशुओं को साफ करना, उन्हें शूद्र बना दिया गया। तो ये उनके काम के अनुसार उनके जन्म को निर्धारित कर दिया गया, उनकी जाति को निर्धारित कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है जाति को दो समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको भी बता रहा हूँ, उन सभी पॉइंट्सों को आपको सही तरीके से देखना है, सही तरीके से समझना है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि एग्जाम में सोशियोलॉजी में अक्सर बच्चों के मन में डाउट होता है, और मेरे पास कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि होम साइंस के जितने भी टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आपने जो पढ़ाया वो बहुत जल्दी समझ में आ गया। देखिए, आपको समझने के लिए क्या करना है कि आपको शांति मन से और पूर्ण वीडियो को एक बार देखना है। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में देखना है, और इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, जिससे शायद आपको फिर से दोबारा वो वीडियो देखने से कुछ बातें समझ में आ जाए। हर चीज एक बार में जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाए। पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, सब एक तरह के नहीं होते। हाँ, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं मानता हूँ कि वो एक बार वीडियो देख के भी समझ जाते हैं, एक बार बुक पढ़ के भी समझ जाते हैं। कई बच्चों को तो वीडियो देखने की जरूरत, जो बुक से ही समझ जाते हैं, खुद से कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे हाथों की 5 उंगलियां तो समान है नहीं, तो कई बार बच्चों को अलग अलग तरीकों से समझना होता है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं। कई बार आपको हो सकता है कि वीडियो के देखते देखते आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़े, आप कॉपी में उसे लिख के समझो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जाति को 2 समुच्चय के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। 2 समुच्चय मतलब 2 समुदायों को मिश्रण के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। पहला तो है भिन्नता और अलगाव, इसको भी समझाया जाएगा। और दूसरा है संपूर्णता व अधिक्रम, इसे भी समझाया जाएगा। तो जाति जो है, इसको 2 समुच्चयों में समझने के लिए आपको आगे के पॉइंट को देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति, जितनी भी जातियां हैं, वो अन्य जातियों से भिन्न होती है। आप तो ये नहीं कह सकते कि ये जाति भी वही है और ये जाति भी वही है और ये जाति भी वही है। नहीं, ये तीनों जातियों के अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कानून हैं। ये अलग अलग नियम कानून पे चलते हैं। ये सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह नहीं हो सकता, क्षत्रिय भूमिहार की तरह नहीं हो सकता, भूमिहार शूद्र की तरह नहीं हो सकता। इन सभी जातियों में अलग अलग नियम कानून और संस्कृति है। पेशे एवं खान पान के संबंध में प्रत्येक जाति का एक विशेष स्थान होता है। अब देखिए, पेशे अर्थात जो वो काम करते हैं, जो जाति जिस प्रकार के काम को करता है और उससे संबंधित उसके जाति में उसका अपना एक अलग स्थान होता है। अब उन स्थानों के बारे में समझ लीजिए। पॉइंट में आपको बताया गया है, श्रेणी जो है वो अधिक्रम में जातियों का आधार शुद्धता और अशुद्धता होता है। कई सारी जातियों में आपको शुद्धता और अशुद्धता के हिसाब से उनका बंटवारा होता है, उनका सेपरेशन होता है। अब ये शुद्धता और अशुद्धता होता है क्या है? वे जातियां शुद्ध या पवित्र मानी जाती है। कुछ ऐसी जातियां हमारे भारतीय समाज में एग्जिस्ट करती हैं वर्तमान समय में भी, जिन्हें बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। हम भी मानते हैं, खासकर ब्राह्मणों को, जो कि कर्म कांडों और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी जाति, ऐसी व्यवस्था जिसके ज्यादातर लोग जो है वो पूजा पाठ, धर्म कांड, कीर्तन, भजन आदि में लगे रहते हैं, इन्हें हम शुद्ध प्रजाति के रूप में जानते हैं। इसी के विपरीत अगर हम बात कर ले तो असंस्कारित जातियां, मतलब जो संस्कारी नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, वो अशुद्ध या अपवित्र माने जाते हैं। खासकर वो व्यक्ति जो धर्म कांड नहीं करते, अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, पाप करते हैं, कीर्तन नहीं करते, अपने धार्मिक कांडों को नहीं करते, तो वैसे लोगों को असंस्कारित जातियों या अशुद्ध या अपवित्र जातियों के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था। ये हमारे तरफ से आपके बोर्ड के लिए भी एक पॉइंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उपनिवेशवाद आप लोगों ने कई बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है और काफी अच्छे से पढ़ा है, और आशा है मुझे कि आपको उपनिवेशवाद के बारे में बिल्कुल सही तरीके से पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पता नहीं है तो आप हमारे पॉलिटिकल साइंस के उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, जो क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खासकर अभी 2024 के लिए मैं नए सिलेबस के अनुसार वीडियोस ला ही रहा हूँ। हर एक चैप्टर का नोट्स आ रहा है, बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसके MCQ आ रहे हैं, प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। तो
आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ये। आप इसे पढ़ के अपने बोर्ड के लिए अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आपको होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस सारे चैप्टर्स के वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, उपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था के बारे में। उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आधुनिक काल में जाति पर औपनिवेशिक काल एवं स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। आधुनिक काल कहने का मतलब है अभी वर्तमान समय में हमारे भारत के जाति पर, हमारे भारत के समाज पर औपनिवेशिक काल व स्वतंत्रता के बाद का भी प्रभाव है। औपनिवेशिक काल जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत कर रखा था तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसकी झलक जो है, उसके शासन व्यवस्था करने का तरीका था, उसने जो हमारी संस्कृतियों के साथ छेड़छाड़ किया था, वो झलक आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं वर्तमान है, मौजूद है। ब्रिटिश शासकों के कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश जब हमारे भारत में आए तो उन्हें तो ये पता था कि यहाँ पर तो अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं। इनको जब तक हमें समझेंगे नहीं तो हम पे रूल कैसे करेंगे। अगर हम पे शासन करना है तो उन्हें तो पहले हमें समझना पड़ेगा। तो हमें समझने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे देश के अंदर की जो जाति व्यवस्था थी ना, उसको समझना शुरू कर दिया। और 1901 की बात है, हर्बर्ट रिजले, याद रखिएगा ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट रिजले ने जनगणना शुरू किया जिसमें जातियां गिनी गई। उन्होंने क्या किया, हर्बर्ट रिजले ने 1901 में हमारे भारत के अंदर सर्वे करना शुरू किया, जनगणना शुरू किया, सर्वेक्षण शुरू किया, और भारत के अंदर जितनी भी जातियां थी इन सबको काउंट करके अंग्रेजों के पास इसकी खबर पहुंचानी शुरू कर दी। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भू राजस्व व्यवस्था व उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई। भू राजस्व कहने का मतलब है जमीन को लेके टैक्स जो वसूला जाता था, इसे मतलब मान्यता दी गई, और उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई। मतलब जो उच्च जाति के लोग थे, खासकर क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसे मान्यता दिया गया। और यही उस समय के वो राजस्व मतलब टैक्स भी वगैरह भी वसूला करते थे, वसूल किया करते थे अंग्रेजों के लिए। अगला पॉइंट इसी में है, प्रशासन ने पद दलित जाति, पद दलित जाति कहने का मतलब होता है पैरों के नीचे दबाए गए, कुचले गए जाते, जिसे हम दलित वर्ग भी कहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिन्हें उन दिनों में क्या कहा जाता था, दलित वर्ग कहा जाता था। इनके कल्याण में रुचि लिया। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो कुछ ऐसी जातियां हैं, ऐसी वर्ण है कि बहुत दबे कुचले हैं, ये मतलब इनकी तो समस्या इतनी सारी है कि इन्हें उठाना बहुत जरूरी है, इनका कल्याण करना जरूरी है। तो उस समय में फिर वही हुआ, इनकी कल्याणों में रुचियां ली गई, इनको ऊपर बढ़ाने में रुचियां ली गई। और फिर भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है, 1935 में क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कानून बनाया गया। नए कानून बनाए गए और इसमें उन जाति को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थे। औपनिवेशिक काल कहने का मतलब है अंग्रेजों के शासन के समय में जो सबसे कुचले गए थे, सबसे दबाए गए थे, सबसे निम्न स्तर पर थे, जिनको भोजन, खाना, पानी, कपड़े सबका परेशानी था, इन सभी को कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे जाति का समकालीन रूप। लेकिन जाति के समकालीन रूप से क्या समझते हैं ये भी जानना जरूरी है। आजाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए कई सारे। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो इस देश के अंदर कई सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो दलितों को संगठित करने के लिए किया गया था। दलित कहने का मतलब है वही पद दलित, जो बहुत दबे कुचले लोग थे, उनको संगठित करने के लिए कई सारे राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। और इस आंदोलन को किया किसने? इस आंदोलन को किया ज्योतिबा फूले ने, पेरियार ने, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने। ये लोग जो थे, ये इन लोगों के बारे में भी मैंने आपको आगे बताना है, बड़े डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिबा फूले कौन थे, इन्होंने क्या किया है, पेरियार ने क्या किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको जानना है कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उन सभी के अग्रणी मतलब उनको करने वाले कौन? तो यही तीनों लोग थे, इसलिए इन्हें आप अग्रणी के रूप में बता रहे हैं हमको। अगला पॉइंट है राज्य के कानून जाति प्रथा, मतलब राज्य में जो कानून जाति प्रथा था उसके उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था। वो भी इनके जीवन को बेहतर बनाना चाहता था। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए, कुछ नियमें बनाई गई, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या मिला? आरक्षण मिला।
आरक्षण मिलने से उनके समस्याओं को थोड़ा सा समाप्त किया गया। आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा नहीं है। आज के समय में अगर हम बात कर लें तो जाति प्रथा नहीं है। शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा और कमजोर हुई है। जब से लोग शहरों में आके रहने लगे हैं तब से यहाँ पे कौन किसकी जाति पूछता है भाई। यहाँ पे तो काम करने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है लोगों को। ठीक है, बढ़िया भी है। शहरीकरण होने से जो जाति की प्रथा थी ये कमजोर हुई है, समाप्त हो गई है। आज मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे मेरे साथ हजारों बच्चों के साथ मेरी बातचीत प्रतिदिन होती है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी बच्चे से जाति नहीं पूछा, कभी किसी से वर्ण नहीं पूछा। कभी हाँ मैं पूछता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हो, तो कभी मुझे पता चलता है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, राजस्थान का हूँ, बिहार का हूँ, झारखंड का हूँ। तो ये सारी चीजें कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी बच्चों से जाति नहीं पूछा, उनका वर्ण नहीं पूछा। तो ये क्या है, इस शहरों में रहने के बाद अभी जो आधुनिक चल रहा है, आधुनिक इसमें जाति पहले की तरह नहीं है, इसमें जाति प्रथा पहले की तरह नहीं है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सांस्कृतिक एवं घरेलू क्षेत्रों में जाति सुदृढ़ सिद्ध हुई। अंतर विवाह, आधुनिकीकरण व परिवर्तन से भी अप्रभावित रही और कुछ लचीली भी हो गई। देखिए सांस्कृतिक एवं घरेलू क्षेत्रों में जो जाति है वो मजबूत हुआ है। गाँव के एरिया की अगर हम बात कर ले तो गाँव में आप देखोगे कि ये जाति वर्ण व्यवस्था जो है वो मजबूत है। अंतर विवाह, आधुनिकीकरण में परिवर्तन से भी अप्रभावित रही और कुछ लचीली हो गई। अंतर विवाह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंतर विवाह वगैरह होता है, आगे के टॉपिक में मैंने इसे ऐड किया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है M.N. श्रीनिवास, नाम याद रखिएगा, काफी आपको सोशियोलॉजी में इनके नाम के बारे में पढ़ना है। इन्होंने सांस्कृतिक व प्रबल जाति की संकल्पना बनाई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सांस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति की संकल्पना किसने बनाया, तो आप बताएंगे M.N. श्रीनिवासन के माध्यम से सांस्कृतिक एवं प्रबल जाति की संकल्पना का निर्माण किया गया था। 1 नंबर के लिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीनिवासन ने तो सांस्कृतिकरण किया, लेकिन ये सांस्कृतिकरण होता क्या है, सांस्कृतिकरण से क्या समझते हैं? तो देखिए अब अगले पॉइंट्स में आपको सांस्कृतिकरण के बारे में बता देते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्यम और निम्न, आमतौर पर जो मध्यम जाति या वर्ण या समाज के लोग थे या निम्न जाति के लोग थे, वो उच्च जाति की धार्मिक क्रियाएं, घरेलू और सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं, वो संस्कृतिकरण कहलाता है। जो निम्न जाति के लोग थे, जो पद दलित थे, वो अपने से बड़े जाति के द्वारा किए गए कर्म कांडों को अपनाना, पूजा पाठ को अपनाना, भजन कीर्तन करना या अन्य प्रकार के कार्यों को करना शुरू कर देते। तो ये जो छोटी जाति के लोग बड़ी जातियों के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को अपनाने लगे, यह हमारा क्या कहलाता है, सांस्कृतिकरण कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा है प्रबल जाति के बारे में। प्रबल जाति क्या होता है? प्रबल जाति वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है, ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या जो है या फिर संख्या जो है या नंबर ऑफ काउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, भूमि के अधिकार होते हैं, मतलब इनके पास जमीन बहुत होता है, तथा जो राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी प्रबल जाति कहलाती है। इनका वर्चस्व राजनीति में भी होता है, इनका वर्चस्व समाज में भी होता है और ये पैसे वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल जाति के नाम से जानते हैं। बिहार में अगर हम प्रबल जाति की बात कर ले तो यादव, कर्नाटक में कलिंग, महाराष्ट्र में मराठा। अब देखिए बिहार में यादव की बात करने तो आपको याद होगा बिहार में लालटेन छाप लालू यादव बहुत फेमस है। तो ये यादव जितने भी है वो यहाँ के प्रबल जाति के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या बिहार में बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात कर ले तो वो कलिंग जो है वहां की जाति प्रबल है, महाराष्ट्र में मराठाओं की जाति जो है वो प्रबल है। तो ये आप समझ सकते हैं जिस जगह पर जिस जाति की जनसंख्या जितनी ज्यादा होती है वो वहां की प्रबल जाति के रूप में जानी जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम एवं उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। समकालीन दौर में अगर हम अभी के समय में जाति व्यवस्था की बात कर ले तो उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है, मतलब किले की तरह इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, अब ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राष्ट्रीय विकास जिसमें बांधों का निर्माण, कारखाने, खदान आदि होते हैं, जनजातियों के नुकसान के कारण बने, जैसे नर्मदा डैम। अब देखिए जनजातीय जो होते हैं वो ऐसे जगहों पे रहते हैं जो जंगलों के आसपास होता है, ऐसे में आप डैम बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो,
रेल बना रहे हो, मेट्रो बना रहे हो, तो आप बड़ी संख्या में जंगलों को काटते हो। और जो लोग जंगलों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब उन्हीं के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, जंगल की लकड़ियां, जंगल के कंदमूल, जंगल के जानवर से उनका काम चलता है, तो ऐसे में वो जो ना उनको काफी नुकसान पहुंचता है, वो घर से बेघर हो जाता है। जैसे हम नर्मदा डैम की बात कर ले, तो नर्मदा डैम के बनाने के समय में काफी जनजातियों को नुकसान पहुंचा था। अगला पॉइंट हमारा कहता है, दो प्रकार के मुद्दों में जनजातीय आंदोलन को तोड़ देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दो प्रकार के मुद्दे ऐसे हैं, ऐसी बातें हैं जो जनजातीय आंदोलन को बहुत ज्यादा तोड़ दिया था, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। जैसे आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, ये पहला मुद्दा था, और दूसरा था निर्जातीय संस्कृति पहचान। ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, जिसके कारण जनजातीय आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। परंतु जनजातीय समाज में विभिन्नता होने से ये अलग अलग हो सकते हैं। अब हर एक जनजाति भी तो समान नहीं होता ना, इनके अंदर भी भिन्नता है, इनके अंदर भी अलग अलग संस्कृति है, सामाजिक तौर तरीके हैं, तो ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, दो मुद्दे हैं जो जनजातीय आंदोलन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और बढ़ा रहा है। वो है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, और दूसरा है निर्जातीय संस्कृति पहचान। पहला है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, और दूसरा है निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान। ये दोनों ऐसे मुद्दे थे इनके कारण जो हमारा जनजातीय आंदोलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है परिवार। तो परिवार क्या होता है? सदस्यों का वह समूह जो रक्त मतलब खून, विवाह मतलब शादी विवाह, या गोद संबंधों पर नातोदारों से जुड़ा होता है, परिवार कहलाता है। देखिए, परिवार अक्सर ऐसे व्यक्तियों से ही बनता है जिनके जो सदस्य होते हैं एक परिवार के अंदर रहने वाले, उनका आपस में खून का रिश्ता होता है, या फिर विवाह होता है, मतलब शादी करके अगर किसी को ले आते हैं तो वो भी परिवार का सदस्य होता है, या फिर किसी को गोद लेके अगर अपने घर में ले आए तो वो भी हमारे परिवार का सदस्य होता है। अगर हम वही बात करें तो ये क्या होता है, मूल या एकात्मिक परिवार हो सकते हैं, दूसरा विस्तृत या संयुक्त परिवार हो सकते हैं। अब इन सभी पॉइंट्सों के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि मूल या एकात्मिक परिवार क्या होता है, विस्तृत या संयुक्त परिवार क्या होता है। अब हम कभी बात करेंगे जनजातीय समुदाय के बारे में। जनजातीय समुदाय क्या होता है? तो जनजातियां ऐसे समुदाय थे, मतलब जनजातियों का एक ऐसा समुदाय था जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। अब देखिए, जनजातीय समुदाय में क्या हुआ कि ये जो हमारे पास जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, इन सभी में से किसी का पालन नहीं करते थे। ये विरोध का रास्ता गैर जनजाति के प्रति अपनाते थे। इसी का परिणाम है कि झारखंड व छत्तीसगढ़ के मतलब कि जो जनजातीय समुदाय है उनका निर्माण हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफी आपको जनजातीय समुदाय आपको मिलेंगे। अब ये जनजातीय समाजों का वर्गीकरण कैसे होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो पहला वर्गीकरण तो है स्थायी विशेषक के रूप में। इसमें क्या होता है, जो लोग रहते हैं, जिन लोगों को बांटा जाता है, उनके क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन सम्मिलित है, मतलब इसके हिसाब से इनको अस्थायी विशेषक के कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है अर्जित विशेषक। इसमें जनजातियों के जीवन यापन के साधन तथा हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है। तो ये दो प्रकार के जनजातीय समाजों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एक है अस्थायी विशेषक और दूसरा है अर्जित विशेषक। अस्थायी विशेषक में जो लोग रहते हैं उनको क्षेत्र, भाषा और शारीरिक गठन के हिसाब से बनाया गया है, और अर्जित विशेषक में जो है वो उनके जीवन यापन और हिंदू समाज की जो मुख्य विचारधारा होती है उसके अपनाने के हिसाब से इनको बांटा गया है। अगला पॉइंट हमारा है मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। अब कैसे जनजातियों के लोगों को दूसरे लोग देखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जनजातीय समाजों को राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर साहूकारों द्वारा, महाजन जो होते हैं, जो सूद रूप में पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, दमनकारी कुचक्रों को सहना पड़ा। देखिए, जो जनजाति समाज के लोग थे उनको बड़े बड़े साहूकारों ने कर्ज देंगे, उनको गुलाम बनाया, इंटरेस्ट पे पैसा देके उनको गुलाम बनाया। और 1940 के दशक के दौरान पृथककरण मतलब कि अलग अलग करना बनाम एकीकरण विषय के पास चली, तो यह तस्वीरें सामने आई। अब 1940 के दशक में क्या हुआ, जो जनजाति समुदाय के लोग थे बड़े बड़े साहूकारों के गुलाम हो गए थे, महाजनों के गुलाम हो गए थे, क्योंकि इनको महाजन जो है वो पैसे देके इन्हें पर काबू बना के रखता था। क्योंकि इसको एक बार पैसे दे दिया, अब ये पैसे चुका नहीं पाए, तो उनके बहु बेटियों को उठा के ले आया, उनके माल मवेशियों को उठा के ले आया, उनके पशुओं को उठा के ले आया और उन पे अपना
दमन कर रहा है, मतलब उनको अपने अपने हिसाब से उनको जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये था। अब हम इसमें पृथक्करण की बात आई है तो हम सबसे पहले पृथक्करण के बारे में जानेंगे कि पृथक्करण होता क्या है, पृथक्करण किसे कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ जानकार लोगों का मानना है कि जो जनजातियों की गैर जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों को अलग अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। गैर जनजातीय का मतलब ये हो गया जो जनजातीय नहीं थे। तो गैर जनजातीय लोगों को जनजातीय लोगों से बचाना, मतलब कि ये जो साहूकार लोग जो इनके ऊपर मतलब कि इंटरेस्ट पे पैसा देके इनको परेशान करना, इनके जमीन को छीन लेना, इनके जमीन पे कब्जा कर लेना, इनको भूमिहीन बना देना, इनको घर से निकाल देना, इन सभी चीजों से इनकी रक्षा होनी चाहिए। पृथक्करण के समय में कुछ विद्वानों ने ये बातें कही थी। अगला पॉइंट वही है हमारा एकीकरण। कुछ विद्वानों का ये भी मत था, कुछ लोग ये भी मानते थे, कुछ जानकार लोग ये भी मानते थे कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके विकास पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास और हम जनजातीय विकास दोनों के बारे में जान लेते हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों को पूरी तरह से प्रभावित होना पड़ा। बड़ी बड़ी परियोजनाएं कहने का क्या मतलब, ये जो बांध बन रहा है, ये जो डैम बन रहा है, ये जो पुलें बन रही हैं, ये रेलवे जो बन रहा है, ये मेट्रो जो बन रहा है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जनजातीय समुदाय के लोगों को तो हुआ है। बड़े बड़े बांध बनाए गए और आसपास के जनजातीय समुदाय को उस जगह से भगा दिया गया। कारखाने स्थापित किए गए, फिर उनको वहां से भगाया गया। खानों की खुदाई शुरुआत कर दी गई, फिर वहां से जनजातीय समुदाय को भगाया गया। इस प्रकार के विकास से जनजातियों को हानि की कीमत पर मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए। मतलब कि जो जनजातीय समुदाय के लोग थे उनको नुकसान हुआ, और जो मुख्य धारा, जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे। अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे। वन कहने का मतलब है जंगलों पर ही आश्रित होते। मैंने आपको पहले की स्लाइड में तो बताया है जनजातीय समुदाय के लोग रहते कहाँ थे, जंगलों के किनारे रहते थे। तो वहीं के लकड़ियों पे अपना गुजारा करते थे, वहीं के जानवरों से अपना खान पान का रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन जब जंगल ही नहीं है तो ये तो सड़क पे आ गए। इसलिए वन छीन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा, उन्हें काफी नुकसान हुआ। जनजातीय संस्कृति विलुप्त हो रही है। विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर इन्हें उजाड़ा गया। विकास के नाम पर हमारी सरकार, हमारे बिजनेस व्यापारी, मंत्री लोग इन जनजातीय समुदाय के दुखों को ना समझते हुए इन्हें घर से बेघर कर दिया। और आज लाखों जनजातियां ऐसे हैं जो मर चुके हैं, खत्म हो गए, वो उजड़ चुके, उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, वो खत्म हो गए। और जो जनजातीय समुदाय बचे हुए हैं वो भी खत्म होने के ही कगार पे हैं, जिस तरह से जंगलों की कटाई अंधाधुंध व्यापारी और सरकारों के माध्यम से हो रही है। अगला पॉइंट इसी में हमारा कहता है दो प्रकार के मुद्दों में जनजातीय आंदोलन को तूल देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने आपको पहले ही बताया, पहला तो था आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण और दूसरा था यहाँ पे हमारा निर्जातीय संस्कृति पहचान। तो ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में भिन्नताएं होने से ये भी अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमने आपको भी पहले के स्लाइड में बताया भी था। एक लंबे संघर्ष के बाद, मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला। देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिलने के पीछे मुख्य कारण यही था कि जो जनजातीय समुदाय के लोग थे ना, वो जंगलों पर निर्भर करते थे, लेकिन उनके जंगलों को काटा जा रहा था, डैम बनाया जा रहा था, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए जा रहे थे। तो ये जाएंगे कहाँ? अब जो जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर से भड़के विद्रोह ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी नुकसान पहुंचे। आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। सरकार को तो चरित्र परख चाहिए, दिल्ली, मुंबई, आगरा पे ध्यान देती है। ये जंगल में रहने वाले लोग क्या हमारे भारतीय लोग नहीं है? क्या ये हमारे संस्कृति के लोग नहीं है? ये भी तो हमारी संस्कृति के लोग हैं, इनके विकास के लिए भी तो काम करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इनकी तरफ से, आप कह सकते हैं कि आंखें बंद कर रखी है, इनके विकास पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं ध्यान दिया जाता है, कैसे ध्यान दिया जाता है? हजारों लोग कैसे बेघर हो गए, हजारों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई, क्यों इतनी सारी जनजातियों का खात्मा हो गया हमारे भारत देश से? अगर सरकार ध्यान ही देती तो क्या ये अभी तक एग्जिस्ट कर नहीं रहे होते? एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों में सने सने एक शिक्षित वर्ग का उद्भव हुआ है। मतलब कि धीरे धीरे एक
पढ़े लिखे वर्ग का यहाँ पे निर्माण हुआ है। हमने पिछले स्लाइड में आपको परिवार के बारे में बताया था कि परिवार क्या होता है। तो देखिए, एक परिवार कहने का मतलब है या तो उसके परिवार के सदस्यों के बीच में खून का रिश्ता होना चाहिए या फिर वो विवाहित होना चाहिए। अब जैसे कि मैं पुरुष हूँ और किसी महिला के साथ मेरी शादी होती है तो वो भी मेरे परिवार का हिस्सा हो जाती है, या फिर मैं किसी बच्चे को गोद ले लूँ तो वो भी हमारे परिवार का रिश्ता होगा। ऐसे एक परिवार का निर्माण होता है। और परिवार जो है वो मूल या एकांकी हो सकता है, माता पिता और उनके बच्चे, मतलब एकल परिवार नहीं है। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि मैं आपको इन सब पॉइंट्सों के बारे में आगे बताऊंगा। दूसरा होता है विस्तृत या संयुक्त परिवार, जिसमें कई सारे परिवारों का जमावड़ा होता है और कई सारे परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं। वो कई सारे पीढ़ियों से चलता हुआ आता है। तो ये परिवार के बारे में था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको परिवार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको परिवार के प्रकार के बारे में भी जानना होगा। जैसे निवास स्थान के आधार पर, तो निवास स्थान के आधार पर जो परिवारों का प्रकार है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पितृस्थानीय परिवार। अब इसमें क्या होता है, नव विवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रहता है। वर मतलब होता है दूल्हा, मतलब एक पत्नी अपने पति के घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है। ये सबसे कॉमन बातें हम सभी जानते हैं। अक्सर हमारे समाज में भी तो यही होता है कि लड़की की शादी होती है तो वो लड़के के घर चली जाती है। तो ये पितृस्थानीय परिवार हो गया, जिसमें जो नव विवाहित जोड़ा होता है वो वर के माता पिता मतलब अपने पति के घर चले जाते हैं। दूसरा होता है मातृस्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है कि शादी होती है और लड़की अपने घर रह जाती है और लड़का को आना पड़ता है अपने ससुराल में, उसको वही रहना पड़ता है, जिसे घर जमाई वगैरह भी कहते हैं। जो नव विवाहित जोड़ा होता है, जो पति पत्नी होते हैं, वो माता पिता के साथ ही रहता है, वधू के माता पिता के साथ, मतलब अपने पत्नी के घर पे ही रहता है। तो ये तो निवास स्थान के आधार पर परिवारों का प्रकार हो गया। दूसरा है सत्ता के आधार पर। अब सत्ता के आधार पर जो परिवार बांटा गया है उसमें भी है पितृवंशीय परिवार। पहले नंबर पे आता है पितृवंशीय, जिसमें जो जायदाद होते हैं, जो प्रॉपर्टी होते हैं, वो वंश पिता से पुत्र को मिलता है, मतलब वहां के बेटे को ये सारी चीजें मिलती है, बेटी को कुछ नहीं मिलती। वही अगर हम मातृवंशीय परिवार पर बात कर ले तो इसमें जो जायदाद होता है वो बेटी को मिलता है, पुत्र को नहीं मिलता, बेटी को मिलता है मातृ वंशीय परिवार में। तो ये सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार हो गए। अब हम वंश के आधार पर परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी आता है पितृसत्तात्मक परिवार, मतलब पुरुषों की सत्ता और प्रभुत्व होता है। घर में पिताजी की चलेगा, पिताजी से पहले दादाजी का चल रहा था, अब पिताजी के बाद मेरा चलेगा, तो ये हो जाता है पितृसत्तात्मक परिवार। वहीं पर अगर हम मातृसत्तात्मक परिवार की बात करें तो इसमें पिता का कुछ नहीं चलता, पिता बेकार होता है, माता का चलता है। माता जो होता है वही प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है, जो डिसीजन लेगी माता लेगी या दादी लेगी, घर में महिलाएं ही इसका डिसीजन लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचों में बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में जो पुरुष को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना होता है, जिससे महिला प्रधान परिवार की जो मतलब महिलाओं की जो प्रधानता है वो परिवार में बढ़ जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, जिसमें हम उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, तो यहाँ के पुरुष जो है ऐसे शहरों में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें काम मिल जाए। तो पुरुष के ना रहने के बाद महिलाएं जो होती है वही अपने घर को चलाती है, घर की प्रधानता उसी के हाथ में होता है। इसी कारण से महिला प्रधान परिवारों की जो संख्या है वो आजकल बढ़ गया है। उद्योगों में नियुक्त युवा, मतलब जितने फैक्ट्री या कारखाने हैं उसमें जितने भी युवा मतलब जवान लोग जो नियुक्त होते हैं, अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता है। अगर बच्चा शहर में आके नौकरी कर रहा है तो शहर में नौकरी करने के बाद उसे क्या होता है, गांव में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उसे भी उसे शहर में बुलाना पड़ता है, जिससे शहरों में बूढ़े माता पिता की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। आजकल बूढ़े माता पिता जो है वो शहरों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता को अकेला गाँव में कैसे छोड़ सकता है। हर बच्चे की यही इच्छा होती है कि उसके माता पिता उसके साथ रहे। तो ऐसे में शहरों में बूढ़े लोगों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। लोग व्यक्तिवादी हो गए। युवा वर्ग अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से विवाह और जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आजकल आपको पता है कि ये लव प्यार मोहब्बत लव मैरिज दिस दैट बहुत चल रहा है। लोग अपने माता पिता या फिर अपनी संस्कृति या फिर अपने जाति पर ध्यान ना देकर उन्हें जो लड़कियां पसंद आती है आजकल की दिस दैट, वो उससे शादी कर लेते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि युवा वर्ग अपने अभिभावक की बजाय अपने पसंद से आजकल प्यार मोहब्बत शादी विवाह कर रहे हैं।
अब हम इसके जो पॉइंट्स है, खासी जनजाति, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। खासी जनजाति और मातृवंशीय संगठन जो है, मातृवंशीय संगठन कहने का मतलब है कि जो माता के जहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है वो खासी जनजाति के अंदर होता है। इसमें क्या है, मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। आपको अगर आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जाति है जिसमें माताओं की श्रेणी सबसे ऊपर आती है, तो आप बताएंगे खासी जनजाति। और इनके परंपरा के अनुसार क्या होता है कि खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर ही रहता है, उसे अपने घर नहीं जाना होता है, उसे लड़की के घर ही रहना पड़ता है। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी पुत्र को प्राप्त न होकर पुत्री को ही प्राप्त होता है। खासी जनजाति में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पुत्र प्रधान होता है, वहाँ महिलाएं प्रधान होती है, बेटियां प्रधान होती है। खासी लोगों में माता का भाई यानी मामा माता को पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करता है, अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया जाता है। इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में मिली संपत्ति को अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा, 1-2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देती है। खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, 2 तरह के कार्य करना पड़ता है। एक ओर खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्री की संपत्ति की रक्षा भी करता है और दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी तथा बच्चों के लालन पालन का उत्तरदायित्व होता है, और दोनों काम उसको करना पड़ता है। दोनों पक्षों में स्त्रियां बुरी तरह प्रभावित होती है। मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में शक्ति एवं सत्ता पुरुषों के ही आसपास घूमती रहती है। हम तो कहते हैं कि माताओं के पास शक्ति होती है, लेकिन संभालता तो उसका मामा ही है, वो भी तो एक पुरुष ही है। तो ये आप कह सकते हैं इतने चीजों के बावजूद भी जो सत्ता संघर्ष है वो पुरुषों के पास ही होता है। अब हम बात करेंगे नातेदारी के बारे में। नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा हो गया, मामा हो गया आदि। नातेदार, अब से कई बार सुना होगा कि वो हमारे नातेदारी में आता है या हमारे नाते में रखता है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि रक्त संबंध हो, रक्त संबंध से आधारित भी होता है, या फिर चाचा हो, मामा हो, मतलब जो अपने रक्त से संबंधित है उसे हम नातेदारी कहते हैं। नातेदारी के प्रकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विवाह मूलक नातेदारी और रक्त मूलक नातेदारी। पहला है विवाह मूलक नातेदारी, दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी। विवाह मूलक नातेदारी क्या होता है? जैसे विवाह के जब किसी की शादी हो जाती है तो कौन कौन से रिश्ते बनते हैं? साला बनता है, साली बनती है, सास ससुर देवर भाभी इत्यादि, ये सब शादी के बाद बनने वाले रिश्ते हैं, इसीलिए इसे हम विवाह मूलक नातेदारी कहते हैं। वहीं पे अगर हम रक्त मूलक नातेदारी में बात करेंगे तो माता पिता भाई बहन ये सब इनके साथ हमारे रक्त का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, इसीलिए हम इसे रक्त मूलक नातेदारी के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने जा रहे हैं जिनकी इस चैप्टर के अंदर काफी अहम भूमिका है और इसे आपको पढ़ना भी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। शायद ये आपके एग्जाम में ना, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके 12th के बोर्ड में अगर आपको इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन वगैरह में तो आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर के बारे में पढ़ना ही है। पहला पॉइंट है इसमें अयनकली। देखिए 1863 से 1914 तक इनकी कार्य अवधि रही है। अयनकली का जन्म केरल में हुआ था, याद रखिएगा अयनकली का जन्म केरल में हुआ। आप निम्न जातियों एवं दलितों के नेता थे। ये जो थे अयनकली वो नीचे कास्ट के मतलब पद दलित जातियों के नेता थे और दलितों के नेता थे। इनके प्रयासों से इन्होंने कोशिश जो किया उससे क्या हुआ, दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने और अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने की आजादी मिली। देखिए कितना बुरा स्थिति था उस समय दलितों का कि 1863 से 1914 के बीच में ना केरल में जो छोटे कास्ट के लोग थे उनके बच्चे सड़क पे नहीं चल सकते थे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। तो अयनकली ने अपने संघर्ष को जारी रखते हुए उनको यह आजादी दिलाई कि वो अपने बच्चों को सड़क पर चलने की आजादी मिली और उन्हें स्कूल में पढ़ने की आजादी। वहीं पे दूसरी बात अगर हम ज्योतिराव गोविंदराव फुले की बात कर ले तो ये 1827 से 1890 तक इनका कार्यकाल था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की बहुत मतलब घोर निंदा। यहाँ पे जो छुआछूत था या फिर एक बड़ी जाति दूसरे छोटी जाति के साथ जो अन्याय करता था इसकी घोर निंदा की। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकार
और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। इन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें इन्होंने कहा कि अब जो निम्न जाति के लोग हैं, जिन्हें बहुत दबाया कुचला जाता है, उनके हक के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएगी। तीसरा है सावित्रीबाई फुले। अब सावित्रीबाई फुले भी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1831 से 1897 तक रहा। सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। जो निम्न जाति के लोग थे ना, सावित्रीबाई फुले ने इन्हीं सबको पढ़ाया पूरी जीवन। इन्होंने किसानों मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय की शुरुआत की। जो किसान या मजदूर दिन में काम करते थे, उनको रात में पढ़ाया करती थी। इनकी मृत्यु जो हुई वो प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान में, प्लेग जब फैल गया था उसी की देख रेख कर रही थी, उसी समय सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई थी। तो हम बात करेंगे पेरियार के बारे में। देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1879 से 1973 तक रहा है। पेरियार जो थे एक बुद्धिवादी और दक्षिण भारत के निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब पद दलित जातियों के, शूद्र जातियों के नेता के रूप में जाने जाते हैं पेरियार। उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि सभी मनुष्य बराबर है। इस धरती पर जन्मा हर एक मनुष्य जो है वो बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा पावर वगैरह नहीं है। हर व्यक्ति को यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। इस देश में सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वो एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है, सिमिलर है सब। अब हम श्री नारायण गुरु की बात कर लेते हैं। श्री नारायण गुरु का कार्यकाल जो है वो 1856 से 1928 तक रहा। केरल में ही जन्म हुआ श्री नारायण गुरु का। सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया इन्होंने और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष भी किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। मतलब शांति से किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का उन्होंने नारा भी दिया। क्या नाम था? श्री नारायण गुरु। कार्यकाल इनका 1856 से 1928 तक रहा। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स के बारे में। मैसूर नरसिंहचार श्रीनिवास, इनका कार्यकाल 1916 से 1999 के बीच रहा। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक महाविज्ञानी थे। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य और सांस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए जाने जाते थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जाति को शुद्धता और विशुद्धता के क्षेत्रों से हटाने के लिए। उनकी किताब भी है द रिमेम्बर्ड विलेज, सामाजिक मनोविज्ञान में गांवों के लिए एक सबसे अच्छे अध्ययन में से वो एक माना जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उन सबका नाम मैंने बता दिया। साथ ही साथ इस चैप्टर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को बता दिया और ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया। क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3, जिसका नाम था सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। नोट्स था वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।